तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यामोशी वर्सेस गिन्यू डीमन की फाइट को देखेंगे और देखेंगे कि आखिर फ्यूचर ट्रंक्स गोकू से मिलने क्यों आया है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ट ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गिन्यू डीमन अपने ही साथी को एब्सॉर्ब कर लेता है और बोलता है अब हम शुरू कर सकते हैं। गिन्यू के अपने साथी को एब्सॉर्ब करते ही हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखें एकदम से ही नीले रंग की हो जाती हैं। यामोशी दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। यामोशी बोलता है कि लगता है ये किसी तरीके का फ्यूजन था, पर इससे ये उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। यामोशी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। हम देखते हैं कि उसका अपोनेंट इतना तेज़ होता है कि एकदम से ही उसके नज़दीक पहुंच जाता है। यामोशी बोलता है ये तो बहुत तेज़ है। हम देखते हैं कि गिन्यू ने एक पंच बना रखा होता है और एकदम से ही वो ये पंच यामोशी के चेहरे पर मारता है, पर यामोशी किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। गिन्यू की ताकत इतनी बढ़ गई होती है कि हम देखते हैं कि गिन्यू एकदम से ही यामोशी के पीछे पहुंच जाता है। यामोशी एकदम से अपने पीछे देख के चौंकता है और बोलता है कि ये यहाँ पे कब आ गया। हम देखते हैं कि यामोशी के पीछे पहुंचते ही एकदम से ही वो यामोशी को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और यामोशी एकदम से ही नीचे जाके गिरने लग जाता है। हम देखते हैं कि यामोशी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन से जाके टकराता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और गिन्यू डीमन आसमान से यामोशी को देख रहा होता है। यामोशी के ज़मीन से टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। गिन्यू डीमन बोलता है कि अब वहाँ नीचे ही रहो, अब मेरी लड़ाई असली खतरे के साथ शुरू होगी, तुम्हें मैं बाद में संभालता हूँ। हम देखते हैं कि जैसे यामोशी ज़मीन से टकराया था एकदम से ही यामोशी वापस आता है ताकि वो गिन्यू पे हमला कर सके। यामोशी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गिन्यू उसे देख भी नहीं पाता और हम देखते हैं कि यामोशी गिन्यू के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। गिन्यू के मुँह से खून भी निकल जाता है। गिन्यू को यामोशी की ताकत पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है तुम। गिन्यू बोलता है इधर आओ। गिन्यू एकदम से ही गुस्से में आके यामोशी को पकड़ने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि यामोशी तब तक वहाँ से गायब हो चुका होता है। गिन्यू डीमन एकदम से ही चौंक कर बोलता है कि कैसे। यामोशी एकदम से ही अपने चौंके हुए अपोनेंट के पीछे रीअपीयर होता है। यामोशी बोलता है कि काफ़ी अच्छा पावर अप था बच्चे, पर ये यहीं पे ख़त्म होता है। गिन्यू डीमन के चेहरे पे एकदम से हंसी आ जाती है। गिन्यू डीमन हंसते हुए पीछे यामोशी की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से ही गायब हो रहा होता है और उसके गायब होते होते हम देखते हैं कि काफ़ी सारे क्यूब्स बन रहे होते हैं। गिन्यू डीमन गायब होते होते बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो, ये यहीं पे ख़त्म होता है। हम देखते हैं कि यामोशी एक बहुत ही ज़बरदस्त किक गिन्यू डीमन को मारता है, पर तब तक गिन्यू डीमन वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि गिन्यू डीमन एकदम से ही यामोशी के ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करते हुए एकदम से ही यामोशी के पीछे पहुँच जाता है। वो यामोशी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जकड़ लेता है। गिन्यू डीमन ने यामोशी को इतने ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा होता है कि उसकी नसें भी दिखने लग जाती हैं। यामोशी अपने पीछे डीमन की तरफ देखने लग जाता है। गिन्यू बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा एक ऐसी चीज़ में घुसने के लिए जहाँ पर तुम्हें घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। अब मज़े लो तुम्हारी हड्डियों के चूरा बनने का, क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे करके तुम्हारी ज़िंदगी को निचोड़ दूंगा। यामोशी डीमन की बात सुन के एकदम से हंसता है और बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। तभी एकदम से यामोशी की हंसी एक बहुत ही ज़्यादा ईवल स्माइल में बदल जाती है। हम देखते हैं कि यामोशी की आंखें लाल रंग की हो जाती हैं और उसके दांत भी डिमोनिक होने लग जाते हैं। यामोशी एकदम से बोलता है कितनी अजीब बात है, तुम बिल्कुल वही हो जहाँ तुम मुझे चाहिए थे। वेजिटो जो कि नीचे खड़ा होकर यामोशी की फाइट देख रहा था वो एकदम से ही चौंकता है और बोलता है यामोशी। वेजिटो ने यामोशी के अंदर आए हुए बदलावों को नोटिस कर लिया है। चौंकने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरीके से खुल जाती हैं। वेजिटो के चेहरे पे बहुत ही सीरियस लुक होता है। वो बोलता है कि एक सेकंड रुको, ये तो यामोशी की एनर्जी है ही नहीं, आखिर उसे भी इस तरीके की ताकतों का एक्सेस कब से मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसने उस समय किया। फाइट में हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से अपने मसल्स को टाइट करता है और एक ही झटके में डीमन गिन्यू की पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है। ऐसा लगने लग जाता है कि वो डीमन की पकड़ से कभी भी खुद को छुड़ा सकता था। गिन्यू भी इस चीज़ को देख के बिल्कुल चौंक जाता है। एकदम से हम देखते हैं कि यामोशी मुड़ता है और डीमन गिन्यू की गर्दन पे एकदम से ही स्लैश करता है। डीमन को विश्वास ही नहीं होता कि उसके साथ ही क्या हुआ। यामोशी बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है कि यामोशी का अटैक चूक गया और एक पल के लिए डीमन को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ही क्या हुआ। हम देखते हैं कि गिन्यू की गर्दन कटते ही उसमें से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खून निकलने लग जाता है। गिन्यू बोलता है नहीं,
गिनियो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसका अंत इतनी जल्दी आ गया। तभी हम देखते हैं कि गिनियो धीरे धीरे करके ज़मीन पर जाके गिरने लग जाता है। गिनियो गिरते गिरते अपने खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसने अपनी गर्दन को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि ये क्या था। गिनियो आखिरकार ज़मीन पर लैंड करता है और हम देखते हैं कि उसके हाथों में जो खून रुका हुआ था वो एकदम से ही ज़मीन पर गिरता है। गिनियो अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है ताकि वो खून के फ्लो को रोक सके। इसके बाद गिनियो बोलता है, वो एनर्जी, वो डार्कनेस, कहीं शुरुआत से वही तो हमारा टारगेट नहीं था। तभी एक आवाज़ आती है, नहीं, तुमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा है डीमन। गिनियो डीमन अभी यामोशी के अटैक से संभला भी नहीं होता और ये आवाज़ सुन के वो एकदम से ही चौंकता है। हम देखते हैं कि गिनियो के पास एकदम से ही एक पैर आके रुकता है। वेजिटो एकदम से ही डीमन को देख के हंसता है और बोलता है कि मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वेजिटो के चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा पागलपन वाला लुक होता है और वो अपनी डीमन आइज से गिनियो को घूर रहा होता है। वेजिटो के डीमन को इस तरीके से देखने की वजह से गिनियो के अंदर एक ऐसा डर आता है जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। डीमन कुछ भी बोलने लायक नहीं होता पर वो अपनी आंखों से वेजिटो की असलियत को देख लेता है। हम गिनियो की नज़र से वेजिटो को देखते हैं। गिनियो वेजिटो की डिमोनिक सैयन ऑल्टर ईगो की गहराइयों को देखता है। वेजिटो की इस ऑल्टर ईगो के अंदर इतनी डार्कनेस होती है कि जो कि कभी देखी नहीं गई। वेजिटो ने भले ही लूसिफ की ताकतों को खो दिया हो पर अब वेजिटो के अंदर एक ऐसी डार्कनेस का जन्म हो रहा है जो कि लूसिफ से भी ज़्यादा महान है। ऐसा लगता है कि वेजिटो गिनियो की इस विजन को कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं कि गिनियो को जो विजन आ रही थी वो एकदम से ही गायब हो जाती है और ये सब कुछ वेजिटो के गिनियो के माथे पे एक उंगली रखते ही होता है। वेजिटो बोलता है कि अब जब हमारी जान पहचान हो ही गई है तो क्यों ना तुम मुझे अपने प्यारे एम्परर ज़ूको के पास लेके चलो। गिनियो जो कि वेजिटो की ताकतों से बिल्कुल चौंक चुका है वो एकदम से ही बोलता है, जी माय लॉर्ड। पर इससे पहले कि वेजिटो और एम्परर ज़ूको की मीटिंग हो पाए हम देखते हैं कि एक और मीटिंग चल रही होती है और ये मीटिंग हो रही है यूनिवर्स 7 के एक अनजान प्लेनेट पर। गोकू जो कि हैरानी से ग्रीन सेरेफिम आइज वाले ट्रंक्स की तरफ देख रहा होता है वो एकदम से ही बोलता है, तुम ट्रंक्स, क्या ये सच में तुम हो? पर वो आंखें, वो तो बिल्कुल मेरी तरह हैं। ट्रंक्स हंसते हुए बोलता है कि हाँ, ये मैं हूँ। शायद मुझे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे पहचान गए हो। मेरा एक यंगर वर्जन तुम्हारी टाइमलाइन में होना चाहिए और जितना मुझे पता चला है शायद तुम मेरे एक फ्यूचर वर्जन से भी मिले हुए हो। पर मुझे शायद तुम्हें ये बता देना चाहिए कि मैं कभी भी सन गोकू से नहीं मिला हूँ। मैं ये पहली बार ही तुमसे मिल रहा हूँ और आखिरकार तुमसे मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गोकू को एकदम से ही कुछ समझ नहीं आया होता। तुम वो ट्रंक्स नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ, तुम कोई और हो, यानी कि किसी और टाइमलाइन से। पर मुझे यहाँ कोई टाइम मशीन नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी उंगली पे जो छोटी सी रिंग है वो वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ। ट्रंक्स इसके बाद अपने हाथ में पहनी हुई रिंग की तरफ देखता है। ट्रंक्स बोलता है, बिल्कुल सही गोकू, ये टाइम रिंग है। इसका इस्तेमाल करके मुझे अपनी माँ की बनाई हुई टाइम मशीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पर यह पहली बारी है कि इस टाइम रिंग का इस्तेमाल करके मैं किसी और टाइमलाइन में आया हूँ। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि इसने एटलीस्ट काम किया। ट्रंक्स एकदम से ही सीरियस होकर गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, पर शायद तुम्हें अपनी स्टोरी से ये बात पता होगी कि इस टाइम रिंग को पाना इतना आसान नहीं था। इस टाइम रिंग को पाने के लिए मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को तबाह करना पड़ा। गोकू ये बात सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुमने ये किया। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ट्रंक्स के साथ भी वही हुआ है जो कि उन लोगों के साथ हुआ था। गोकू हैरानी से पूछता है, क्यों ट्रंक्स, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा और क्या उस वजह और तुम्हारी इन आंखों में कोई रिलेशन है? ट्रंक्स बोलता है, बिल्कुल सही गोकू, तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा तेज हो जितना कि मेरे फादर तुम्हारे बारे में बताया करते थे। पर मुझे लगता है कि मुझे मेरी कहानी वहाँ से शुरू करनी चाहिए जहाँ पे हमारी कहानी अलग है। मेरी टाइमलाइन में एंड्रॉयड्स के अटैक के बाद सी फाइटर्स में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा था और वो थे मेरे फादर। और जब कुछ समय बाद मैं बड़ा हुआ तो मैंने और मेरे फादर ने हमारा बदला पूरा किया और आखिरकार धरती पर शांति लौट आई और अब वहाँ पर सिर्फ मेरे फादर, मेरी मदर और मैं था। पर जब कुछ समय बीता और मैं बड़ा हुआ तो धरती पर एक और बड़ा खतरा आया, एक बहुत ही बड़ा खतरा जिसका नाम था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस और उसके साथ उसका एंजल वीस। बीरस किसी को ढूंढ रहा था जिसे कहते थे सुपर सैयन गॉड, जो कि उसका राइवल बनेगा और बैटल में उसका सामना कर पाएगा। और क्योंकि मेरे फादर दुनिया में इकलौते एडल्ट सैयन बचे थे, बीरस ने उन्हें चैलेंज किया और उन्हें हरा दिया। जिस धरती को हम जानते हैं वो बस तबाह होने ही वाली थी। पर तभी वीस बीच में आया और उसने कहा कि हो सकता है मैं वो राइवल हूँ जिसे बीरस ढूंढ रहा था, जिस राइवल को बीरस ने अपनी विजन में देखा था। पर उसके लिए मुझे बस ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और इसके बाद मैंने कई सालों तक बीरस और वीस के साथ ट्रेनिंग करी और इसके बाद आखिरकार मैंने सुपर सैयन गॉड फॉर्म को पा लिया, ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो, और आखिरकार मैं इन दोनों फॉर्म्स को मिलाने में भी कामयाब रहा। और आखिरकार जब वो दिन आया जब मैंने बीरस को चैलेंज किया, मैं उस लड़ाई में जीत गया। गोकू आखिरकार अब समझने लग जाता है कि ट्रंक्स के साथ क्या हुआ था और इसके बाद वो बोलता है, ये सब कुछ तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है ट्रंक्स।
मैं जानता हूँ कि अलग अलग टाइमलाइंस में डिफरेंसेस से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, पर मुझे गैस करने दो। जब तुम बीरस से लड़ रहे थे और तुमने बीरस को हराया तो तुमने उसे गलती से मार दिया। ट्रंक्स अपने सर को झुकाकर बोलता है, हाँ गोकू, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ भी यही हुआ था। ट्रंक्स अपने समय को याद करने लग जाता है। बीरस की मौत के बाद एकदम से ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस वहाँ पर आ गए और उन सभी ने मुझे घेर लिया। और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आए, जितना मुझे पता है, ग्रैंड प्रीस्ट के ऑर्डर पर मुझे 10 साल के लिए चेन में बांधकर कैद कर दिया गया और इसी तरीके से मुझे ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया गया। मैं आखिरकार तब आज़ाद हुआ जब एक बारी वीस फिर से बीच में आया और उसने मुझे बचा लिया, और ऐसा करते हुए उसने अपनी ज़िंदगी को भी सेक्रीफाइस कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे अंदर क्या देखा था, पर उसी की अच्छाई की वजह से है कि मैं आज यहाँ पर आ पाया हूँ। पर ऑफ कोर्स मेरी कहानी वहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब मैं धरती पर वापस आया, मुझे आखिरकार पता चला कि धरती पर गॉड्स ने क्या किया है। मेरा घर अब जा चुका था और उसी के साथ मेरे मदर और फादर भी, यानी कि वो दोनों आखिरी लोग जिन्हें मैं अपनी फैमिली कह सकता था। दुनिया में वो दो इकलौते लोग जिन्हें मैंने कभी प्यार किया था। मेरा दिल गुस्से से भरा हुआ था और मैं एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स के पास गया और एक एक करके मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया। मैंने फैसला किया कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, जिसका मतलब ये था कि अब दुनिया में कोई भी गॉड्स नहीं हो सकते हैं, कोई भी हायरार्की नहीं हो सकती है, कोई भी पावरलेस नहीं होगा। और मैं इसमें कामयाब रहा। और इस बीच मैंने उन सभी की पावर्स को छीन लिया, उनके एंजल्स की पावर्स को भी, और साथ ही साथ 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के मेंबर्स की ताकत को भी। और ये सब कुछ किया मैंने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके, जो कि मैंने अपनी ट्रैवल के दौरान बनाया था। मदर ने मुझे जो कुछ भी सिखाया था वो बेकार नहीं गया। ट्रंक्स इसके बाद आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि पर आखिरकार वो मेरी ताकत थी ही नहीं जिसकी वजह से मैंने आखिरी गॉड को हराया। वो ताकत थी लूसिफ की। ज़ेनो और प्रीस्ट को हराने वाला था लूसिफ। और जब एक बारी वो आज़ाद हुआ तो मेरी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी, और जिस मल्टीवर्स को मैं जानता था उसका तबाह होना आखिरकार तय हो चुका था। गोकू बोलता है, क्या लूसिफ? ट्रंक्स, आखिर मल्टीवर्स के साथ क्या हुआ था? तुम्हारी टाइमलाइन के साथ आखिर क्या हुआ है? तभी ट्रंक्स बोलता है, बहुत हो गया। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में एकदम से ही गॉड किलर ब्लेड बना लेता है। गोकू एकदम से चौंकता है। ट्रंक्स बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि लूसिफ ने मेरी टाइमलाइन के साथ क्या किया था, बल्कि मैं यहाँ पर वो रोकने के लिए आया हूँ ताकि वो फिर से कभी ना हो पाए। और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मुझे पता लगेगा कि तुम उतने ही ताकतवर हो जितना मेरे फादर तुम्हारे बारे में बताया करते थे। ट्रंक्स इसके बाद बहुत ही सीरियसली गोकू की तरफ देखता है। ट्रंक्स इसके बाद बहुत ही सीरियसली बोलता है, मुझे दिखाओ गोकू, मुझे दिखाओ कि इन आँखों को मास्टर करने में तुम कहाँ तक पहुँचे हो। गोकू जानता है कि अब क्या होने वाला है और गोकू भी एकदम से सीरियस हो जाता है। गोकू इसके बाद ट्रंक्स को जवाब देते हुए बोलता है, कितनी अजीब बात है, जब मैं पहली बारी सुपर साइयन में बदला था तब तुम्हारे एक और वर्जन ने आके मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। तो चलो इस बारी देखते हैं कि तुम उसी तरीके से इम्प्रेस होते हो या नहीं। दोस्त, गोकू और ट्रंक्स की लड़ाई आखिरकार शुरू होने वाली है, ग्रीन सेरेफिम वर्सेस ग्रीन सेरेफिम। पर फिलहाल दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।